दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई से रूबरू होने जा रहे हैं जो हमारे देश के सीने पर एक गहरा घाव है। एक ऐसा संघर्ष जो माओ की बंदूकों से शुरू हुआ और आज भी हमारे ही लोगों का खून बहा रहा है। हम बात कर रहे हैं नक्सलवाद की। यह कहानी 1967 में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से शुरू होती है। उस समय भारत को आजाद हुए 20 साल हो चुके थे, लेकिन गांव के किसानों और आदिवासियों की हालत में कोई बदलाव नहीं आया था। वे आज भी जमींदारों के गुलाम थे। जमीन का मालिकाना हक उनके पास नहीं था और वे सिर्फ अपनी ही जमीन पर मजदूरी कर रहे थे। इसी दौरान चीन में माओ त्से तुंग की विचारधारा भारत में अपनी जड़ें जमा रही थी। माओ ने कहा था, सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। इस नारे से प्रभावित होकर कुछ भारतीय कम्युनिस्ट नेताओं ने भारत में भी सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। इनमें प्रमुख थे चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल। 25 मई 1967 को नक्सलबाड़ी में एक जमीनी विवाद को लेकर पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। इसमें एक पुलिस अधिकारी मारा गया। इस घटना को इन कम्युनिस्ट नेताओं ने एक अवसर के रूप में देखा और नक्सलबाड़ी विद्रोह को जन्म दिया। उन्होंने घोषणा की कि वे भारत की पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे और एक नई मजदूर किसान सरकार की स्थापना करेंगे। नक्सलवाद सिर्फ एक हिंसक आंदोलन नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है जिसे माओवाद कहते हैं। यह विचारधारा सरकार, पुलिस और सेना को आम जनता का दुश्मन मानती है। शुरू में नक्सलियों ने जमींदारों और सूदखोरों पर हमला किया। उन्होंने गरीबों को उनकी जमीन वापस दिलाने का वादा किया। धीरे धीरे उन्होंने आदिवासियों के बीच अपनी जगह बना ली। उन्होंने आदिवासियों को यह समझाया कि सरकार उनकी नहीं है, बल्कि यह सरकार शोषण करने वालों की है। यह आंदोलन पश्चिम बंगाल से निकलकर बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के जंगलों में फैल गया। इन इलाकों को लाल गलियारा, रेड कॉरिडोर कहा जाने लगा। नक्सलियों ने सरकारी विकास कार्यों जैसे सड़क, स्कूल और अस्पताल के निर्माण का विरोध किया। उनका मानना है कि विकास से पुलिस और सुरक्षा बलों को उनके गढ़ों तक पहुंचने में आसानी होगी। यह बात हमेशा से कही जाती रही है कि नक्सलवाद सिर्फ एक आंतरिक विद्रोह नहीं है, बल्कि यह एक विदेशी ताकत द्वारा समर्थित है। चीन से इसका सीधा संबंध रहा है। 1967 में जब नक्सलबाड़ी विद्रोह शुरू हुआ, तो चीन के सरकारी रेडियो पेकिंग ने इस घटना को भारत में क्रांति की शुरुआत कहकर सराहा था। यह कोई संयोग नहीं था। यह स्पष्ट करता है कि चीन भारत में एक कम्युनिस्ट क्रांति को बढ़ावा देना चाहता था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि नक्सली गुटों को चीन से वैचारिक और कभी-कभी आर्थिक और सैन्य सहायता भी मिलती है। चीन एक तरफ हमारी सीमाओं पर हमें परेशान करता है, वहीं चीन से प्रभावित ये कम्युनिस्ट हमारे ही देश के भीतर हमारे सैनिकों पर हमला करते हैं। ये कम्युनिस्ट देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वे देश की प्रगति के नहीं, बल्कि उसके विनाश के लिए काम कर रहे हैं। आज नक्सलवाद पहले की तरह मजबूत नहीं है। भारत सरकार ने इसके खिलाफ एक दोहरी रणनीति अपनाई है, सुरक्षा कार्रवाई और विकास। सुरक्षा कार्रवाई, सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे बड़े अभियान चलाए, जिससे नक्सलियों के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। विकास, जिन इलाकों में कभी नक्सली राज था, वहां अब सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाए जा रहे हैं। आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें रोजगार और शिक्षा के अवसर दिए जा रहे हैं। आज नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 180 से घटकर केवल 18 रह गई है। गृह मंत्रालय का लक्ष्य 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करना है। नक्सलवाद एक बीमारी की तरह है जो असमानता और अन्याय के दलदल में पनपती है। यह एक ऐसी विचारधारा है जिसने लोगों को अपने ही देश के खिलाफ भड़काया। इन कम्युनिस्टों ने माओ के लाल सपने को साकार करने के लिए अपने ही देश को लहूलुहान किया। यह आंदोलन हमें सिखाता है कि कोई भी विदेशी विचारधारा हमारे देश को तोड़ने का काम नहीं कर सकती, अगर हम सब एकजुट होकर उसका मुकाबला करें।